गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं कंटिन्यू करने नेक्स्ट लेक्चर एटॉमिक का। ठीक है, जहां तक मैंने लास्ट एंड किया था उम्मीद कर रहे हैं आपको सब समझ में आ गई होगी। अगर इन केस कोई डाउट हो, सबको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, उस पर जरूर क्वेश्चंस पूछें। आज हम जा रहे हैं बात करने आइसो सीरीज का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ आइसो सीरीज। आइसो सीरीज सबको पता है। आइसो मीन्स क्या होता है? आइसो मीन्स सेम होता है। आइसो मीन्स सेम होता है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, राइट फ्रॉम बोर्ड से लेके आईआईटी और मेडिकल तक हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम एक एक बार सबकी बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो रहेगा आइसोटोप्स। दूसरा जो पढ़ना है वो रहेगा आइसोटोन्स। जो तीसरा पढ़ेंगे वो रहेगा आइसोबार। जो चौथा पढ़ेंगे वो रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जो पांचवा रहेगा वो रहेगा आइसो स्ट्रक्चरल। जो छठा रहेगा वो रहेगा आइसोडाइफर। जो सातवां रहेगा वो रहेगा आइसो ईस्टर्स। इतने आइसो सीरीज हैं जो आपको पढ़ना है और इस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा, ये कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला अगर हम बात करें आइसोटोप्स का, द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू फोकस इज आइसोटोप्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है आइसोटोप्स में? कि जो आपके एलिमेंट रहते हैं, जो आपके एलिमेंट रहेंगे वो सेम रहेंगे, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा। तो इसमें कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसको आप बोल सकते हो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं H11, H12, H13। हम इसमें क्या देख रहे हैं? अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करूं आपको बताने के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एलिमेंट ये H, ये H, ये H सारे सेम हैं। नीचे वाले को एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन बोलते हैं, ये सब भी सेम है, लेकिन ऊपर का जो मास नंबर है ये अलग अलग है। इसीलिए इसको हम कंप्लीट सीरीज को क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। चलिए, हम दूसरा जा रहे हैं फोकस करने, वो रहेगा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स इसमें क्या होगा? इसमें एक ही चीज रहेगा कि जो आपका एटॉमिक नंबर या जो आपका प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। मास नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर भी अलग अलग होगा। लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक नंबर।
मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो मैंने अगर ये एग्जांपल ले लिया, फ्लोरीन 9,19 एंड ऑक्सीजन 8,18। समझाने के लिए मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूं। अब देखो, हमने फ्लोरीन लिया 9,19, ऑक्सीजन लिया 8,18। अब क्या देख रहे हो कि आपका एलिमेंट डिफरेंट है, आपका ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आपका ये मास नंबर डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन का। तो अगर मैं इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालूं तो क्या होगा, मास नंबर कितना है 19 माइनस प्रोटॉन कितना है 9, ये हो जाएगा 10। और अगर इसमें अगर हम न्यूट्रॉन निकालें तो ये कितना हो जाएगा, मास नंबर 18 माइनस एटॉमिक 8, ये भी हो गया 10। मतलब न्यूट्रॉन दोनों में सेम है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं हम, जो हम तीसरा बात करते हैं वो रहेगा आइसोबार। अगर आइसोबार की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। क्या बोलेंगे पहला पॉइंट, एटॉमिक नंबर, और इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट। और दूसरा हम क्या बोलेंगे, मास नंबर इज सेम। मास नंबर इज सेम। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये है आर्गॉन 18,40, ये है कैल्शियम 20,40। आप क्या देख रहे हो कि आर्गन और कैल्शियम दोनों अलग अलग एलिमेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है, ये भी अलग अलग है, लेकिन मास नंबर आर्गन का भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आइसोबार्स। समझ में आया कि नहीं? चलो अगला जो हम बात करेंगे वो रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। क्या बोल सकते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया Na+, यहां पर हमने ले लिया Mg+2, यहां पर हमने ले लिया Al+3, यहां पर हमने ले लिया नियॉन, यहां पर ले लिया F-, यहां पर O-2, यहां पर N-3। अब हमसे पूछेगा कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बताने के लिए पहले आप इंडिविजुअल सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें। और आपको पता है कि कोई अगर एलिमेंट पर चार्ज प्लस है यानी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जिस पर चार्ज माइनस है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सोडियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉन 11 होता है, लेकिन सोडियम के ऊपर +1 है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन Na+ में है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें इनिशियल इलेक्ट्रॉन 12 होता है, लेकिन इसके ऊपर +2 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो -2 करने के बाद इसमें भी इलेक्ट्रॉन बच गया 10। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूं
तो एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 13, लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर +3 है, इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो हम यहाँ से 3 माइनस कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन में होता है 10 इलेक्ट्रॉन और नियॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ही हैं। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में होता है 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर -1 है, इसका मतलब फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो हम +1 इसमें जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम O की बात करें तो ऑक्सीजन का नॉर्मल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो 2 जोड़ो इसमें, कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का इनिशियल होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के ऊपर -3 है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। 3 जोड़ो इसमें, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हर केस में इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब एवरीवन हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये वाला पूरा ग्रुप दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे ख्याल से आपको चेक करने आ गया कैसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को पहचानेंगे। क्या करना है, सबके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, जहां पर जितना प्लस चार्ज हो उतना इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अगर +1 है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, +2 है 2 को लॉस किया, +3 है 3 को लॉस किया, -1 है 1 गेन किया, -2 है 2 गेन किया, -3 है 3 गेन किया। इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए अगला जो हम जा रहे हैं पढ़ने वो है आइसो स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट इट इज जो 5वां नंबर है आइसो स्ट्रक्चरल। अब देखो ये तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे डेप्थ में कि आइसो मीन सेम, स्ट्रक्चर मीन जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो आप ये खाली इतना ही लिख लो सेम स्ट्रक्चर, यू जस्ट राइट हियर सेम स्ट्रक्चर, बाकी हम इसको बॉन्डिंग में डेप्थ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज आइसो डाइफर। आइसो डाइफर क्या होता है, पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसो डाइफर। इसमें आपको केवल एक चीज देखना है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन ये भी डिफरेंट होते हैं, मास नंबर ये भी डिफरेंट होते हैं। तो फिर आइसो क्यों दिया गया, यानी कुछ ना कुछ तो सेम है। सेम क्या होता है, सेम होता है डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। ये सेम होता है तो आप समझना कि ये हो गया आइसो डाइफर। जहां पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन अगर सेम हो तो आप बिलीव कर लेना इट इज आइसो डाइफर। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं हम एक तो समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहां ले लिया फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर और 19 मास नंबर, और दूसरा ले लिया पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर 39 मास नंबर। अब इनकी अगर हम बात करें तो क्या देख रहे हो, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ आपको समझाने के लिए। आप देख रहे हो कि फ्लोरीन और पोटेशियम दोनों अलग अलग एलिमेंट है। चलो पहला पॉइंट हमारा सेट हो गया। एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, दूसरा पॉइंट भी सही है।
मास नंबर भी अलग अलग है, तीसरा पॉइंट भी सही है। अब हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। हम इस एलिमेंट का अगर न्यूट्रॉन निकालें तो कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसमें आ गया 10, फिर हमें क्या निकालना है, फिर हम निकालेंगे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन 10 आ गया और प्रोटॉन 9 आ गया, सॉल्व करने पर 1 आ गया, मतलब इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस 1 आ गया। इसकी बात करते हैं, अगर इसकी हम बात करें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, मास नंबर 39 माइनस एटॉमिक नंबर 19, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। 20 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस। न्यूट्रॉन 20 और प्रोटॉन 19 बराबर 1। आप क्या देख रहे हो, दोनों केस में हमारा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम है, यानी ये जो एग्जांपल हम लिए हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ आइसोडाइफर। समझ में आया। चलिए अगला जो हम जा रहे हैं बात करने, दैट इज योर 7th टॉपिक, आइसोईस्टर। आइसोईस्टर्स, इसमें क्या होता है आपको मैं ये बता रहा हूं कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स दोनों सेम होते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, आइसोईस्टर्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ एटम, ये दूसरा कंडीशन है। यही 2 कंडीशन है आइसोईस्टर्स को पहचानने का। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, हमने एक ले लिया मॉलिक्यूल CO2 और दूसरा हमने ले लिया N2O। पहला अगर मैं इसमें देखूं कितना एटम्स हैं, तो आप क्या देख रहे हो, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, 3 एटम है। अगर इनमें हम बात करें कितना एटम्स हैं, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 3, यानी ये सेकंड वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ऊपर हम बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन में हम बात करें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन होता है 6, ऑक्सीजन में होता है 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 होता है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 8 × 2, यानी सब मिला के इसमें आ गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसमें हम बात करें तो एक नाइट्रोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 नाइट्रोजन में हो जाएगा 7 × 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो जाएगा, 14 + 8 किस बराबर 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या देख रहे हो कि दोनों में मेरा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, तो पहला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये एग्जांपल जो है CO2 और N2O, दीज आर आइसोईस्टर्स। क्लियर है। तो ये आपके एक आइसो के सीरीज के फैमिली हैं जिस पर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको जब भी पढ़ाई करें नोट्स जरूर बनाएं, बनाकर ही लिखें। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव डुअल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल? डुअल मीन्स दो। तो नेचर ऑफ लाइट का होता है दो प्रॉपर्टी।
सबसे पहला होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बता रहा हूं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लो मैं लाइट की बात कर रहा हूं, आपने अपना घर में CFL बल्ब को ऑन कर दिया, तो आपके घर के हर एक कॉर्नर पर लाइट की रोशनी जा रही है। मतलब उस बल्ब से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स निकला है जो रूम के हर एक कॉर्नर पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसीलिए आपके रूम के हर कॉर्नर पर लाइट जा रही है। तो ये तो हम श्योर हो गए कि जब हमने बल्ब ऑन किया है कुछ पार्टिकल्स है, लेकिन पार्टिकल्स एक से दूसरे जगह कैसे गया, यानी पार्टिकल्स में जरूर कुछ एनर्जी है जो उसको एक से दूसरे प्लेस तक पहुंचा रहा है, और वो जो एनर्जी होती है बाय विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज टेकिंग प्लेस, उसी को वेव्स बोलते हैं। तो उसमें वेव नेचर भी आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो आप लोग सब लोग तो सी बीच या रिवर पॉन्ड देखे होंगे। आप क्या करो, यू टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड थ्रो इन द रिवर। तो आप क्या देखते हो कि जितनी स्पीड से आप स्टोन को फेंकोगे उतने दूर तक सर्कल सर्कल में वेव्स बनता है। मतलब आपने जो पत्थर फेंका वो पार्टिकल है, और पार्टिकल में जो एनर्जी है उसको ट्रांसमिट करने के लिए वाटर में सर्कल 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 वेव्स बनता है। मतलब कि हमारा सेम लाइट की बात करें तो हमारे लाइट में पार्टिकल भी है एज वेल एज वेव नेचर भी है। अब जो वेव नेचर होता है ये होता है कंटिन्यूअस। वेव नेचर इज कंटिन्यूअस इन फॉर्म, पार्टिकल नेचर इज डिसकंटिन्यूअस इन फॉर्म। पार्टिकल नेचर इज डिसकंटिन्यूअस इन फॉर्म। क्लियर है? अब हम आपको कुछ वेव्स के बारे में आइडिया दें ताकि हम आगे कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर सकें। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वेव का, तो व्हाट इज वेव? मैंने आपसे भी क्या बोला कि अगर मान लो आप पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो पत्थर नहीं मूव करता है। पत्थर आपने जहां फेंका वो सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जाके नीचे बैठ गया, और उसमें जो एनर्जी था वो वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेव क्या है? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर। सही बात है, पत्थर नहीं मूव करता है, पत्थर से एनर्जी मूव करता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज वेव, तो क्या बोलोगे वेव? कि इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर। मैटर नहीं मूव करता। हम वेव्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं जो हम 11th फिजिक्स में डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकेंड इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने अगर एक वेव्स का डायग्राम ड्रॉ कर रहा है आपको समझाने के लिए, मान लीजिए वेव हमारा ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे ऐसे चल। अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले वेव्स होते हैं इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, CREST। आप पढ़े भी होंगे।
जो नीचे वाले होते हैं इसको हम ट्राउ बोलते हैं, TROUGH, ट्रफ। क्लियर? जितना डिस्टेंस तक आपका वेव्स ऊपर गया इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एक साइकिल मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। किससे हम करेंगे रिप्रेजेंट? मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा लैम्डा से। क्लियर है? चलिए अब मैं कुछ आपको इसमें टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, IIT मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला टर्म हमारा आता है व्हाट इज वेव नंबर। सबसे पहला हमारा आता है बेटा कि वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर का सिंबल होता है, आप म्यू लिख के ऊपर बार लगा दो, ये आपका सिंबल हो गया वेव नंबर का। तो वेव नंबर क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। व्हाट इज वेव नंबर? It is the reciprocal of wavelength। ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल हैं। जैसे अगर हम बात करें वेव नंबर का तो ये हो जाता है 1/λ। आपको पता है कि लैम्डा मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो लैम्डा का अगर यूनिट होता है मीटर तो वेव नंबर का यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। लैम्डा का यूनिट मीटर होता है तो 1/λ का हो जाएगा यूनिट मीटर इनवर्स। क्लियर है? आप एक कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं निकालने रिलेशंस। माय नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलेंगे म्यू, एंड वेलोसिटी जिसको हम बोलेंगे छोटू v। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? चलिए हम इसको समझने के लिए क्लास 8 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो मेरे ख्याल से सब पढ़े हुए हो। अब देखो तो यही अगर हम वेलोसिटी को वेलोसिटी लिख दें और डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ का हम यूनिट मीटर लेते हैं, मतलब वेवलेंथ क्या है? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हम डिस्टेंस के जगह लिख देंगे वेवलेंथ, और टाइम का जगह हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम, तो हम क्या लिख देंगे? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब सबका सिंबल लगा दो। हमने वेलोसिटी का v लिया था, वेवलेंथ का लैम्डा लिया था और फ्रीक्वेंसी का म्यू लिया था। ये आपका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक और टर्म आता है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या होता है? आपको पता भी होगा कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है उसको हम सिंबल c से, स्मॉल c से करते हैं डिनोट।
जिसका वैल्यू हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए अब एक आपको सीक्वेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। तो सपोज मान लीजिए अभी हमने निकाला रिलेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर ए मान रहा हूं, अगर हम लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि लैम्डा will be equal to velocity by frequency. Lambda will be equal to velocity by frequency. ये हम कहां से निकाले? ये हम निकाले फ्रॉम इक्वेशन ए। अगर आप मानो कि हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप एज्यूम करो कि मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया तो यही हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, या अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। मतलब ये एक दोनों के रेसिप्रोकल है, यानी जिनका लैम्डा बड़ा होगा उनका फ्रीक्वेंसी छोटा होगा, या वाइस वर्सा, जिनका फ्रीक्वेंसी छोटा होगा उनका लैम्डा बड़ा होगा। क्लियर है? इसी पर आपको एक रेस का सीरीज दिया है जो आपके एग्जाम में कभी कभी आते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्मिक रे, फिर आपको दिया हुआ है गामा रे, फिर आपको दिया गया है एक्स रे, फिर आपको दिया गया है अल्ट्रा वायलेट रे, फिर आपको दिया गया है विजिबल रे, फिर आपको दिया गया है इंफ्रारेड रे, फिर आपको दिया गया है माइक्रोवेव, फिर आपको होता है रेडियो वेव। ये हमारा एक रेस का सीरीज है। अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगा। वेवलेंथ क्या होता है? वो इंक्रीज करेगा। जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज ऑन फ्रीक्वेंसी। अभी हमने ऊपर बताया कि अगर लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, यानी अगर इसमें लैम्डा बढ़ रहा है तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा? डिक्रीज। क्लियर है? पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या है, जो आपका ये विजिबल रेस है ना, आप पढ़े होंगे, इसको हम 7 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। विबग्योर, VIBGYOR, ये होता है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आप देख रहे हो कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लैम्डा इंक्रीजेस, इसीलिए ट्रेन का जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा है, और वेवलेंथ क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। मतलब रेड लाइट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसीलिए बहुत दूर से भी आपको रेड लाइट दिख जाता है। क्लियर? पहला। दूसरा, ये जो विजिबल रेंज है ना, इनका जो वेवलेंथ जो लैम्डा का रेंज होता है वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। ये इनका होता है
लैम्डा का रेंज। क्लियर है? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो आप देखो। जैसे मान लो मैंने अगर एक क्वेश्चन लिया कि if wavelength of a particular wave is 5000 angstrom. If wavelength of a particular wave is 5000 angstrom, then calculate its frequency. Then calculate its frequency. फिर आप इनके फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल है। अभी आपको हमने सिखाया फॉर्मूला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी का वैल्यू नहीं दिया गया है तो आपको ये खुद एज्यूम कर लेना है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये वाला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा c बाई लैम्डा। c का वैल्यू अभी आपको हमने बताया कितना होता है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो जो c का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आपका लैम्डा दिया है एंगस्ट्रॉम में। तो याद रखना जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ये एक चीज जरूर ध्यान रखना कि सारे यूनिट एक जैसा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमें वेवलेंथ दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में तो ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि हम इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करें। तो हमारा क्या होता है रिलेशन होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 का पावर माइनस 10 मीटर से। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करोगे समथिंग यू आर गोइंग टू गेट 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14। अब ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स और आप इसको हर्ट्ज भी बोल सकते हो, HZ शॉर्ट में, और फुल में क्या बोलोगे HERTZ। तो ये सब बेसिक आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना है हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए तो ये तो हमारा हो गया वेव नेचर का। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, कुछ फेनोमेनल्स होते हैं जैसे आपके डिफ्रैक्शन होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, जो आपके वेव नेचर पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं क्या बोला, इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ये हम वेव नेचर के प्रिंसिपल पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसे हमें पार्टिकल नेचर पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन्हीं को समझने के लिए सबसे पहला जो थ्योरी आया है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। PLANCK', प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
अब देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ थ्योरी थे जो आपको समझना है। इन्होंने क्या बोला था, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए आपने घर में कोई भी एक वेसल्स हो या पैन हो, आपने अगर उसको गर्म कर दिया तो आप देखे होंगे कि जब आप गर्म करते हो तो अगर आप उसके सामने अपना फिंगर लाओगे तो आपको हीट इफेक्ट फील होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा उसको टच करके देखोगे कि वो गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। आप अगर दूर से भी हाथ रखोगे ना तो आपको हीटिंग इफेक्ट का फील आता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना वो धीरे धीरे हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो प्लैंक्स ने सबसे पहला चीज क्या बोला कि कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है, एनी बॉडी विच इज एमिटिंग ए रेडिएशन is not continuous but discontinuous, is not continuous but discontinuous। दूसरा, अगर आपने उस वेसल्स को गर्म किया मतलब उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तभी तो गर्म हुआ, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तभी तो गर्म हुआ। मतलब कि बॉडी एमिट भी करता है एनर्जी को एज वेल एज एब्जॉर्ब भी करता है एनर्जी को। और यही जो बंडल ऑफ एनर्जी जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है उसको हम क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल, BUNDLE, बंडल ऑफ एनर्जी जो हमारे बॉडी एब्जॉर्ब या एमिट करे उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? क्वांटम। लेकिन यही, ये तो एनर्जी की बात हो गई। यही अगर हम लाइट की बात करें, मैं किसकी बात करूं? लाइट का। तो इन केस ऑफ लाइट इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? फोटोन, PHOTON। मतलब अगर हम पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी बोले उसके लिए हम क्वांटम टर्म्स यूज कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लाइट की बात करें तो इसको हम फोटॉन्स यूज कर सकते हैं। पहला चीज। दूसरा, अगर आपका घर में आप जो CFL बल्ब लगाते हो अगर वो 10 वाट का हो तो लाइट थोड़ा कम होता है, अगर 40 वाट का हो थोड़ा और लाइट ज़्यादा होगा, अगर 100 वाट का हो तो और लाइट ज़्यादा होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे वैसे वैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एनर्जी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यही जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? E इज इक्वल टू h न्यू। क्या लिख देंगे? E इज इक्वल टू h न्यू। और जो ये मेरा छोटू h है इसी को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। सिंबल छोटू h होता है जिसका हमारा जो वैल्यू जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करने में, ये वैल्यू आपको एग्जाम में प्रोवाइड कोई नहीं करेगा। ये होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि C बराबर होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? C बाई लैम्डा। अब यही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो यही हमारा दूसरा फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा? E बराबर hc बाई लैम्डा। क्या बन जाएगा? E बराबर hc बाई लैम्डा। अब आप क्वेश्चंस पढ़ के समझ जाना कि अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो E बराबर h न्यू आपको यूज कर लेना। अगर हमसे लैम्डा पूछा है तो आप यूज करना E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा।
ये आपको डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमारा क्या इंफॉर्मेशन हमसे पूछा गया है। क्लियर? चलिए, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी ये लोग ये भी पूछ देते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। क्या क्या कभी कभी क्या पूछेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड और एब्जॉर्ब। जब ये नंबर पूछेंगे तो ये होल नंबर में होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कभी आप बोलोगे 13.2। मैं पूछूं क्लास में कितने बॉयज हैं तो 8.4। कितने गर्ल्स हैं 9.3। नहीं, आप जब भी बताओगे आप बताओगे होल नंबर में कि सर क्लास में बॉयज 7 हैं, गर्ल्स 10 हैं। उसी तरह अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, जो वैल्यू आएगा हमारा वो भी होल नंबर में आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाता है E इज इक्वल टू n इंटू h न्यू, जहां पर n क्या है, n होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेकिन हम पूछे नहीं आई वॉन्ट दिस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे E इज इक्वल टू n h c बाई लैम्डा, जहां पर यहां भी n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है। हमने क्या बोला, आप क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप सीधे यूज करोगे E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू न्यू। लेकिन अगर वो आपसे वेवलेंथ पूछता है तो आप यूज करना E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और E इज इक्वल टू n इंटू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है? आप एक बार यहाँ तक पूरा रिवाइज कीजिए, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।